बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो था, जिसमें हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे। पार्ट 1 20 मार्क्स का था, जिसमें आपके ग्रामर यूजेस इंग्लिश का आ जाता है, वो मैंने आपको कल स्पेसिफाइज कर दिया था। पार्ट 2 में जो है हमारे पास 80 मार्क्स का आता है, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि हमारे पास चैप्टर कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे। आज मैं बताऊंगी कि जो मैंने चैप्टर्स बताए थे उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो उन टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको बताया था, टोटल 12 थे। तो फर्स्ट हमारे पास था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट हमारे पास क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें कौन कौन से आपके पास टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास फॉर दी हम कहते हैं कि मेन जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और यही टॉपिक आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इंक्लूड कर सकते हो। बट ये मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको पहले भी बता दी है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक, बट जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए, उनके लिए मैं आप बता रही हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या आ जाता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। फिर आपको स्टैटिस्टिक अब पता होना चाहिए कि ये प्लूरल सेंस में इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लूरल सेंस में, या आपके पास सिंगुलर सेंस में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मस्ट पता होना चाहिए, ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है ये बैकबोन ऑफ द रिसर्च है। ये क्या है? बैकबोन ऑफ रिसर्च। इसका मतलब यह है कि आपने स्टैटिस्टिक्स पे जो भी मेन पॉइंट्स हैं ना, वो आपने कलेक्ट करने हैं। फिर आपने बताना है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स में या इंट्रोडक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा जो है, आपने उसको डिस्कस कर लेना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को, सेकेंडरी डेटा। एंड आपने कंपैरिजन में जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, या इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो ये जो डिफरेंस हैं आपने इनको भी माइंड में रखना है, इनकी डेफिनेशन माइंड में रखना है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है जो हमने डिस्कस करना है, हमने करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है, इसमें जो हमारे पास अहम टॉपिक है वो आ जाता है क्लासिफिकेशन। इसके बारे में आपने लेना है, इसके एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ले लेनी है, प्रॉपर्टीज़ ले लेनी है, क्लासिफिकेशन खुद क्या है वो आपने बताना है। देन टैबुलेशंस आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैबुलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन ग्राफ्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये आपने डीपली लेनी है, इनके बारे में स्टडी करनी है। इसी तरह कैटेगरीज़ ऑफ ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कैटेगरीज़ ऑफ ग्राफ्स हैं वो कितनी हैं और कैसे डिस्क्राइब हो रही हैं, वो आपने इनको डीपली जो है डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर द सेकंड के लिए। अब हमारे पास थर्ड आ जाता है, क्योंकि हमने 12 टॉपिक डिस्कस किए हैं तो मैं उन तमाम को डिस्कस करके बताऊँगी। अभी हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर हमने कहा था कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। सेकेंड हमारे सिलेबस में जो चैप्टर था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो आपके पास क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेजेस का आपको पता होना चाहिए, और एवरेजेस की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है। एवरेजेस इज सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। तो यहाँ हमारे पास आ जाते हैं, एक तो मैथमेटिकली आ जाती है, हमारे पास जो डेफिनेशन होती हैं मैथमेटिकली एवरेज आ जाती है। सेकेंड हमारे पास होती है जी पोजिशनल एवरेज आ जाती है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? मैथमेटिकली में हमारे पास 3 आपने फुली डिस्कस करनी है। एक अर्थमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, एक हार्मोनिक मीन है। जो इनमें स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन होती है ना, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो पोजिशनल एवरेजेस में आ जाती हैं वो 2 होती हैं, एक तो आपके पास मीडियन होता है और एक आपके पास क्या होता है? मॉड होता है। तो ये आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चीज़ें डिस्कस करनी है और उनको डीपली आपने स्टडी भी करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 हमारे पास
पास आ जाता है जो हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो हमारे पास 6 मेथड होते हैं फॉर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि व्हाट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हाउ वी कैन डिस्क्राइब, देन वी डिस्क्राइब द 6 मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो 6 मेजर ऑफ डिस्पर्जन के मेथड है उनमें एक आ जाता है रेंज, जिसको आपने अच्छी इनके कोफिशिएंट भी आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है, मीन डेविएशन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर कंसिस्टेंसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एग्जाम्स में। इसी तरह लॉरेंस हमारे पास कर्व आ जाता है, बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है या वेरिएंस आ जाता है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह आपने इसी में टॉपिक जो है डिस्क्राइब करना है मेजर ऑफ स्क्यूनेस को, ठीक है। आपने किसको करना है, आपके पास आ जाएगा जी मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस जो कि हम बीटा भी कह रहे होते हैं। तो इसमें ये श्योर होता है, इधर से क्वेश्चन आना जो है वो मस्ट होता है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछा जाता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाता है एसिमेट्रिकल के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है, या आपको इनका पता भी हो चाहिए कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड क्या है, तो वो भी आपको शेप भी पता होना चाहिए और वैसे भी पता होना चाहिए। अच्छा, मेथड ऑफ स्क्यूनेस के बारे में अगर हम चले जाते हैं कि मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस अगर हमारे पास आए तो हमारे पास कितने मेथड ऑफ स्क्यूनेस के जो मेन हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास 3 हैं, जिनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट 2 होते हैं जिनमें से आना क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कैरल पर्जन का, एक बाउले का मेथड होता है, एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है, किलीज मेथड। बट स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट मेथड है ना, जो हमारे पास कैरल पर्जन का मेथड है, इट्स अ फर्स्ट मेथड, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। जो आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या तो वो बॉयले से पूछा जाए, कैरल पर्जन। बट जो अगर इन दोनों में से भी कंपेयर किया जाए कि जो आपके पास मेथड स्क्यूनेस का ज़्यादा अपडेट रहता है, जो ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, तो वो कैरल पर्जन का होता है कि इसमें से एग्जाम्स में जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। अब इसी के लिए मैं 3 और टॉपिक ये जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसी के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें से हमारे पास कुछ टॉपिक हमने और भी तैयार करने होते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है मेजर्स ऑफ कर्टोसिस, वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा है, मेजर ऑफ कर्टोसिस। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं और बताती हूँ, जितने टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ ये हमारे नाज एकेडमी जो है इस पर ऑलरेडी डिस्कस हैं। आपको बल्कि प्लेलिस्ट भी बनी हुई मिलेंगी, आप उधर से सारे टॉपिक सर्च कर सकते हो कि आपको ज़्यादा दूर जाने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तमाम टॉपिक इस पर मिल जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ कर्टोसिस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ कर्टोसिस आ जाते हैं, अक्सर उनका फार्मूला दे दिया जाता है या उनको क्रैक करने के लिए दे दिया जाता है। इसी तरह 3 टाइप्स ऑफ जो कर्टोसिस हैं, ठीक है, 3 टाइप्स हैं कर्टोसिस की, वो हमारे पास क्या होती हैं, लेप्टोकॉर्टिका। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे अक्सर जो है कर्टोसिस की शेप के बारे में क्वेश्चन दे के पूछ लिया जाता है कि जी ये कौन सी शेप है, ये क्या लेप्टोकॉर्टिक है, प्लेटिकॉर्टिक है या मेसिकॉर्टिक है। तो जो कर्टोसिस या स्क्यूनेस है ना, जिस तरह सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल के पूछा जाता है, कैरल पर्जन के बारे में पूछ लिया जाता है, या आपके पास जो कर्टोसिस की शेप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से भी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। अगर आप इन टॉपिक को अच्छी तरह तैयार कर लेते हो तो मेरे ख्याल में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह एग्जाम्स को पास कर सकते हो। अब हमारे पास ये तो 4 चैप्टर हो गए जो कि हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड थे। अब हमने स्टार्ट करना है फॉर द मेन टॉपिक्स ऑफ 5th एंड 6th चैप्टर के लिए कि हमारे पास 5th चैप्टर कौन से और 6th चैप्टर कौन से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब स्टूडेंट, हमारे पास 5th चैप्टर जो है वो आ जाता है जी इंडेक्स नंबर का। क्या आ जाता है आपके पास, इंडेक्स नंबर। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि इंडेक्स नंबर डिवाइड हो रहा होता है अनवेटेड एंड वेटेड नंबर में। हमारे पास कितने में डिवाइड हो रहा होता है, अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। अब जो वेटेड इंडेक्स नंबर है ना वो फर्दर आगे डिवाइड हो रहा होता है। वो किस में डिवाइड हो रहा होता है, आपके पास लेस पेयर्स के फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह पैशेस के आ जाते हैं कि पैशेस का क्या है, मार्शल एजवर्थ का आ जाता है कि मार्शल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें से आपको आते हैं वो आता है फिशर, कि फिशर में से आपसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं इस मेथड से। फिर टेस्ट ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ एडिक्यूसी
ऑफ इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। अब हाउ मेनी टेस्ट वी हैव इन इंडेक्स नंबर, वी हैव द 3 टेस्ट हैं। फर्स्ट इज़ द टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये भी हमारे जो चैनल है उस पर डिस्कस हो चुके हैं, ये आपने देखना है। और टाइम रिवर्सल टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड द सर्कुलर टेस्ट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपको क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो फिशर है वो कौन सा टेस्ट जो है सेटिस्फाई करता है। तो अब आपको पता है कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई कर रहा होता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो MCQs होते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, हमें फार्मूलाज पते हैं, हमें उनका यूजेज पता है कि हमने किस फार्मूले को, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, उसकी शेप कैसी है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो आई होप आप बहुत इजीली इसे अटैम्प्ट कर सकते हो और कोई मुश्किल नहीं है। या अगर आपको अब तो सिलेबस भी गिवन होता है, या कि आपको सिलेबस ना पता हो, आपको सिलेबस गिवन होता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जा रहे हैं। अगर आप फिर इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपना टेस्ट जो है तैयार कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है 6 सिलेबस में, जो चैप्टर होता है वो हमारे पास होता है सिंपल रिग्रेशन, एंड कोरिलेशन से रिलेटेड आ जाता है। अब सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं आपको पता होना चाहिए कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। इंशाल्लाह ये तमाम वीडियोस हमारे चैनल पे गिवन है स्टूडेंट, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आ जाता है जी लीस्ट स्क्वायर मेथड आ जाता है, रिग्रेशन इक्वेशन आ जाता है आपके पास, रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास आ जाता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी आप इंक्लूड हैं, आपने उसको भी अच्छे तरीके से स्टडी करना है। तो ये हमारे पास जो है 6 चैप्टर जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आ जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड होते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 में। अब हमारे पास स्टूडेंट ये तो हो गया चैप्टर नंबर 5 एंड 6। इसी में मैं कुछ आपको मेथड बता देती हूँ डिग्री ऑफ कोरिलेशन के, कि हमने रिग्रेशन का तो पढ़ लिया, बट डिग्री ऑफ कोरिलेशन के हमारे पास क्या आ जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसी से रिलेटेड हैं, चैप्टर नंबर 6 से ही रिलेटेड हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमारे पास क्या हैं। कोरिलेशन के चैप्टर है, इसी से रिलेटेड होंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ कोरिलेशन का हमें पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, डीपली स्टडी आपने इसका करनी है, और अगर किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करूँगी अपने चैनल पे। मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, इसी तरह जो मेथड्स हैं वो हमारे पास कितने मेथड्स हैं, वी हैव द 3 मेथड्स। हमारे पास कौन सा आ जाता है, कैरल-पर्जियन मेथड, कैरल-पर्जियन आ जाता है। स्पीयरमैन का जो मेथड है वो भी बहुत अहम है, जिसमें आप कहते हो कि रैंक कोरिलेशन आ जाता है, तो ये भी आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज रिलेटेड टू मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। एंड कॉन्करेंट डेविएशन आ जाता है, कॉन्करेंट डेविएशन। तो ये जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्लियर हो जाता है। अब स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है कि जो चैप्टर नंबर 7 दिया गया है हमारे सिलेबस में, उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 12 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, उसको देखते हुए हम डिस्कस करें। देन हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 आ जाता है आपके सिलेबस में वो है जी टाइम सीरीज़ एनालिसिस। आपके पास क्या है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस आ जाता है। अब टाइम सीरीज़ एनालिसिस में आपके पास आ जाए हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, जो मेन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी जो है आपके MCQs हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ आ जाते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ 4 हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है सेकुलर ट्रेंड है, सेकुलर ट्रेंड। देन हमारे पास है सीजनल वेरिएशंस आ जाती हैं,
ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। देन साइक्लिकल फ्लैक्चुएशंस आ जाती हैं, साइक्लिकल फ्लैक्चुएशंस आपके पास आ जाती हैं। एंड लास्ट वन इज़ द इर्रेगुलर एंड रैंडम वेरिएशन, इर्रेगुलर एंड रैंडम वेरिएशंस आपके पास आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें इंक्लूड हो जाता है जी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। फिर आ जाता है जी डिट्रेंडिंग का, डिट्रेंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह आ जाता है एनालिसिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रही हूँ। एनालिसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है जी, एनालिसिस ऑफ सीजनल वेरिएशंस। तो वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमारे पास 4 होती हैं। फर्स्ट आपके पास कौन सी होती है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी और फोर्थ। जो फर्स्ट है हम कहते हैं परसेंटेज। मैं स्टूडेंट अगर आपको मैं साइड पे हो जाती हूँ, आपको देखने में मसला होता है तो मैं साथ साथ बोल रही होती हूँ। मेरा बोलने का मकसद ही ऐसा होता है कि अगर आपको कोई वर्ड लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा या मुझे जल्दी में लिखते हुए मिस्टेक हो गई तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, तो वो आप बोलते हुए मुझे गौर से सुना करें और वो आप अगेन लिख लिया करो। परसेंटेज ऑफ एनुअल, एनुअल मेथड है। देन हमारे पास आ जाता है रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू मूविंग एवरेज आ जाता है। देन द थर्ड इज़ द रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड आ जाता है। एंड लास्ट वाज द लिंक रिलेटिव मेथड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंक रिलेटिव मेथड। आपको इन मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सीजनल एनालिसिस ऑफ सीजनल, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि एनालिसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन है वो कितने मेथड में आगे डिवाइड हो रही है। तो आपको पता है, अगर आपको नेम्स आते हैं पता तो यू कैन ईजिली टेल। ओके, नंबर 8 जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, कि हमें सैम्पलिंग टेक्निक्स का पता हो कि जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 वो डिस्कस करता है अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। 7 चैप्टर हमारे पास डिस्कस हो गए, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरे पास आ जाता है जी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है। तो जो 8 चैप्टर है वो है अबाउट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड कह सकते हो, सैम्पलिंग टेक्निक्स कह सकते हो। तो वो हमारे पास 2 होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती है। एंड सेकंड आपके पास आ जाता है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास आते हैं ना टॉपिक्स, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इसमें आपके पास आ जाता है जी रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है आपके पास। इसी तरह आपके पास आ जाता है जी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें से भी श्योर होता है क्वेश्चन के कोई ना कोई आएगा स्ट्रैटिफाइड में से। फिर आ जाता है जी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ जाती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन आ जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन सब के बारे में आपने डीपली डिस्कस करना है, स्टूडेंट स्टडी करनी है, ताकि आपको अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो नॉलेज है वो क्लियर हो। क्लस्टर आ जाते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जी जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग आ जाता है। कोटा सैम्पलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोटा सैम्पलिंग बारे में आपको कन्वीनियंस क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक्सटेंसिव आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ द पर्पोजिव सैम्पलिंग, भी आपके पास बहुत ज़्यादा अहम है। इस तरह ये आपको पर्पोजिव सैम्पलिंग का भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सैम्पलिंग मेथड। जो नंबर 9 है वो हमारे पास आ जाता है जी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को अब चेक करेंगे। तो ये मैं रेज़ कर देती हूँ, जो आपका 9 चैप्टर है आपके सिलेबस में, मैं वो डिस्कस करने लगी हूँ कि मेरे पास टेस्ट ऑफ सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। तो आपके पास जो 9 चैप्टर है वो है अबाउट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या है कि अगर मैं इसको लेती हूँ कि स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट, तो इसमें मेरे पास कितने टेस्ट हैं जो आपने क्लियर कट तैयार करने हैं। एक आपके पास होता है जी टी टेस्ट है, देन जी टेस्ट है एंड एफ टेस्ट है। तो ये टेस्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आपको और क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, आपको टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर
एंड टाइप 2 एरर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए और इसके अजम्पशंस पता होने चाहिए। इसकी कंडीशंस क्या हैं वो पता होनी चाहिए, कंडीशंस। देन आपको जो मेन आपने टॉपिक लेना है अनोवा के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये भी आपका जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है इंक्लूड हो रहा है। अब स्टूडेंट आपके पास जो टॉपिक आ जाता है वो आपके पास आ जाता है कि जो हमने पढ़ा है 9 चैप्टर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 रह जाते हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इसी तरह स्टूडेंट जो आपके पास 10 है, 10 जो हमारे पास है टेक्निक्स ऑफ रिसर्च हमारे पास आ जाती हैं कि टेक्निक्स ऑफ रिसर्च क्या हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। तो मैं इनके टॉपिक बता देती हूँ टेक्निक्स ऑफ रिसर्च के। हमारे पास होता है जी कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इन विच वी आर इंटरेस्टेड। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, तो ये हमारे पास 2 में डिवाइड होते हैं। एक प्राइमरी डेटा आ जाता है, एक प्राइमरी डेटा, एक आ जाता है जी सेकेंडरी डेटा। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, रिसर्च के टेक्निक्स क्या हैं, वो मैं वो बता देती हूँ। जो प्राइमरी की हैं वो हमारे पास आ जाती है जी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैं साथ साथ बोलती भी जा रही हूँ स्टूडेंट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर आ जाते हैं सेकंड टेक्निक इनडायरेक्ट इंटरव्यूज़, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस। थर्ड जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी प्राइमरी डेटा का एक टेक्निक्स है, उसको हम कहते हैं जी क्वेश्चनियर्स। आपको क्वेश्चनियर्स जो है वो नेक्स्ट टेक्निक्स है। देन आपके पास आ जाती है कि कलेक्ट थ्रू इन्यूमरेटर्स, कलेक्ट, और ये इसके जो तमाम एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट वो हमारे चैनल पे गिवन है। जो प्लेलिस्ट में भी चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, इन तमाम टॉपिक को हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इन्यूमरेटर्स। इसी तरह हमारे पास आ जाती है जी कलेक्शन थ्रू सोर्स, लोकल सोर्सेज। इन तमाम की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे गिवन है, आप देख सकते हो। और लास्ट वन इज़ द कंप्यूटर इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। अब ये तो हमारे पास थी फॉर द प्राइमरी डेटा के लिए। सेकेंडरी डेटा के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसको हम कहते हैं जी, हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, ठीक है, हमारे पास सेमी ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, हमारे पास हम कहते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज मिल जाता है, चैम्बर्स ऑफ। इसी तरह हमारे पास टेक्निक्स एंड ट्रेड जर्नल्स, या आप कहते हो न्यूज़पेपर भी आ जाते हैं, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। तो इट्स इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी डेटा टेक्निक्स ऑफ रिसर्च में इंक्लूड होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कौन कौन सा आ जाती है, सच एज यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, या आप कहते हो अदर इंस्टीट्यूशंस। अच्छा स्टूडेंट, ये तो आ गए हैं टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। लास्ट वन जो हमारे पास था, जो हम तैयार कर रहे थे कि हमारे पास जो टॉपिक गिवन थे, वो हमारे पास 11 था रिपोर्ट राइटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन का आपको मेथड आना चाहिए। कि 11th में जो आपको मैंने दिया था पैटर्न, उसमें रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है। रिपोर्ट राइटिंग का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम कैसे लिखते हैं, क्या मेथड है। एंड आप कह सकते हो कि प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करने का आपने मेथड भी देखना है कि हम कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास टॉपिक है 12, वो बेसिक अर्थमेटिक का हमें पता होना चाहिए। ये भी जो है हमारे पास टॉपिक्स जो हैं गिवन है, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो। अर्थमेटिक
एंड आईटी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एंड आईटी इंफॉर्मेशन नॉलेज के बारे में आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है आपने वो लेना है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास जो हमने सिलेबस पढ़ा था एफपी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी इसको देख सकते हैं, उनकी तैयारी और ज़्यादा पक्की होगी। बट मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। और इस वीडियोस को भी आप देख के ये भी टॉपिक तैयार करो, क्योंकि स्टूडेंट आपको जितना नॉलेज होगा आप इजीली उतने एमसीक्यूज़ जो है अपने अटैम्प्ट कर सकोगे। मैंने आपको पेपर का तरीका बता दिया था कि हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 के भी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, पार्ट 2 का भी बता दिया। अब पार्ट 2 में जो आपके पास जो सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैं आपको साथ लिख के साथ बोल चुकी हूँ। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रही होती कि आपने बोर्ड पे लिखा गया। तो स्टूडेंट मैं जैसे ही बोर्ड पे लिख रही होती हूँ तो मैं साथ साथ उसको बोल भी रही होती हूँ, दोहरा रही होती हूँ कि मुझे साथ साथ जल्दी में लिखना भी पड़ता है। हो सकता है मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं मुझसे, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं लिख कर भी बता रही होती हूँ आपको और समझा भी रही होती हूँ। लेकिन मैं साथ बोल के बताने का मेरा मकसद यही होता है कि जहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे जो आवाज़ है जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करें और आप उस चीज़ को पिक करें और ख़ुद से लिख लें। ठीक है, तो ये मैंने मेन टॉपिक्स बता दिए हैं। आई होप स्टूडेंट आप इंशाल्लाह इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, और आप सब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं जो इस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करेंगे। अल्लाह करे आप सब लोग पास हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।